नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को समझिए। एक मोदी कितने देशों का शिकार कर रहे हैं और ऐसे देशों का जो विरोधी हैं, तो विरोधी को दोस्त भी बना रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भारत की ताकत क्या है, भारत सरकार की जो नई सरकार है, जो नया निजाम है, उसकी ताकत क्या है। आज 3 देशों की बात करेंगे। वैसे तो परेशान मोदी से कनाडा भी है, उसके अलावा चीन भी है, लेकिन आज कनाडा चीन की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। एक छोटी सी घटना हुई है, वैसे तो छोटी सी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से वो बड़ी घटना है। वो घटना हुई है 8 जनवरी को। दुबई में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उनकी मुलाकात हुई तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से। अब ये लग सकता है कि भाई 2 देश हैं, उनके विदेश विभाग के लोग मिल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन तालिबान को समझिए और तालिबान से जुड़े मुद्दे समझिए। और समय, राजनीति में, कूटनीति में समय का बड़ा महत्व होता है। किस समय पर मुलाकात हो रही है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था, उनका शासन आया। पाकिस्तान में उस पर जश्न मनाया गया कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, अब हमारी सारी समस्याओं का अंत हो गया, हमारे दुश्मनों का अंत हो गया और भारत के लिए समस्या होगी। दुनिया भर में इस बात की आशंका जाहिर की गई कि अब तालिबान से भारत के लिए आतंकवादी तैयार किए जाएंगे, भारत में आतंकवादी भेजे जाएंगे और भारत में आतंकवाद का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर उस समय के अखबारों को, टीवी चैनल्स को, सोशल मीडिया को आप देखें, खंगालें अगर, तो आपको मिलेगा कि भारत पर जैसे कहर टूटने वाला है। आतंकवाद का ऐसा भयानक खेल शुरू होने वाला है जो इससे पहले जिसकी कभी शायद कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन ये सब लोग ऐसा कहने वाले, ऐसी आशंका जताने वाले भूल गए कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब से प्रधानमंत्री हैं 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 10.5 साल। अभी तक जो है देश में जो आतंकी घटनाएं, बम विस्फोट की घटनाएं आम होती थीं। हम आप घर से बाहर निकलते थे, बस में, ट्रेन में, एक सार्वजनिक जगह पर लिखा हुआ मिलता था, लावारिस वस्तु देखते ही पुलिस को फ़ोन करें, ये बम हो सकता है, उसको हाथ न लगाएं, छुएं नहीं। वो पोस्टर कहाँ गए, वो लिखी हुई इबारत कहाँ गई, ये हमको, आपको, किसी को याद नहीं। कोई बम विस्फोट जो आम हो गया था, हर शहर, इस शहर के बाद उस शहर, उस शहर के बाद उस शहर में हो रहा था, मनमोहन सिंह के ज़माने में, वो सब बंद हो गया। तो लोगों को इसके बावजूद ये उम्मीद थी कि मोदी के रहते भारत में आतंकवाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा। तो कश्मीर को छोड़ दें और कश्मीर में भी घाटी के 2-3 जिलों को छोड़ दें तो आतंकवाद पूरे देश में आपको कहीं पिछले 10 साढ़े 10 साल में आतंकवादी घटनाएं या गतिविधियां होती हुई नहीं मिली है। लेकिन आतंकवाद का खतरा खत्म हो गया है या समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर बात अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान को जो उम्मीद थी, अब उसके ही रणनीतिकार कह रहे हैं कि इससे बड़ी गलती पाकिस्तान कोई कर नहीं सकता था। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब भारत के लिए खतरा है और हमारे लिए शांति की बात है। वो इसका उल्टा रहा है। मैंने बात की शुरू में समय की, किस समय पर तालिबान हमला कर रहा है पाकिस्तान की सेना पर। अभी 39 या 49 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के, और उससे पहले पाकिस्तान की सेना ने हमला किया अफगानिस्तान पर। तो जो जिनमें दोस्ती की और भाईचारे की बात होने वाली थी, जो एक लग रहे थे, वो आपस में लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं। और भारत ने, पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया है अफगानिस्तान पर, उसकी निंदा की है। लेकिन पाकिस्तान के जो सैनिक मारे गए हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान की हालत भिखमंगों से भी ज़्यादा बुरी हो गई है, उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन अब आप देखिए तालिबान के साथ तो ये हो रहा है। तालिबान की इस मुलाकात के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है, भारत को हम आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक साथी के रूप में देखते हैं, साझेदार के रूप में देखते हैं।
ये कल्पना जितने भी अफगानिस्तान के बारे में जितने भी विशेषज्ञ थे, सबका मानना था कि अमेरिका के वहाँ से निकलने के बाद भारत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। भारत ने अरबों रुपए खर्च किए हैं अफगानिस्तान के डेवलपमेंट पर, जब वहाँ तालिबान का आतंक चल रहा था उस दौरान भी, और सबको लग रहा था कि वो सारा पैसा डूब गया, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हुआ। हमने अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली, अपने दुश्मन को पाल पोस कर बड़ा किया। आज समझ में आ रहा है कि मोदी की रणनीति क्या थी। आज दुनिया में ज़्यादातर देश भौचक है कि ये तालिबान और भारत का ये जो दोस्ती है ये क्या स्वरूप ले रही है। याद रखिए, अभी तक दुनिया के किसी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, भारत ने भी नहीं दी है। इसके बावजूद अफगानिस्तान का महत्व इस नाते भी है कि भारत चाहता है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में वो अपना व्यापार बढ़ाए, और अफगानिस्तान और ईरान दोनों इसका स्वागत कर रहे हैं। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो भारत बना रहा है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो भारत की स्ट्रेटेजी देखिए जियोपॉलिटिक्स में। और इस सब से ऊपर अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट देखा होगा, पहला पॉडकास्ट था उनका। उसके अलावा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जब वो पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तब जो बात कही थी दुनिया भर में उसकी सराहना हुई थी। अब फिर उन्होंने वही बात कही है और उसमें एक नई बात जोड़ दी है। उस समय उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है। बुद्ध का समय यानी शांति का समय है। तो अब इसको माना गया कि जो है वो एक तरह की जो है चेतावनी सी यूक्रेन और रूस दोनों को दे रहे हैं, युद्ध बंद कीजिए। लेकिन उसके गहरे मतलब समझिए, मोदी जो बोल रहे हैं उसको सतह पर देखने की कोशिश करेंगे तो सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। युद्ध क्यों हो रहा है ये, या इसके अलावा जो युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका में एक लॉबी है आर्म्स लॉबी, उसका धंधा ही इसी बात पर टिका है कि दुनिया में युद्ध होते रहे। युद्ध होते रहे तो हथियारों की जरूरत पड़ती रहे, हथियारों की जरूरत पड़ती रहे तो उनके प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज हैं वो चलती रहे तो पैसा आता रहे। अमेरिका की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान है आर्म्स प्रोडक्शन का, हथियारों के उत्पादन का और उनकी बिक्री का। अगर दुनिया में युद्ध बंद हो जाएगा तो फिर वो उस लॉबी का क्या होगा, उन फैक्ट्रीज का क्या होगा, और उससे जो कमाई होती है अमेरिका उसको क्या होगा। तो प्रधानमंत्री का निशाना दरअसल वहां था कि ये खेल खेलना बंद करो दुनिया में, कि हर समय कहीं ना कहीं दो देशों को लड़ा दो, युद्ध होने दो। फिर होता क्या है, अब अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका ऐसे युद्ध करवाता है तो पहले युद्ध में हथियार देता है, अपने हथियार बेचता है, फिर युद्ध खत्म होता है तो उस देश के पुनर्निर्माण में जो है उसके देश की कंपनियां जाती हैं, उनको ठेका मिलता है। तो दोनों युद्ध हो तो भी और युद्ध के बाद की शांति हो, युद्ध विराम हो तो भी अमेरिका का फायदा है। तो ये एक तरह से अमेरिका के डीप स्टेट को एक चेतावनी थी। अब प्रधानमंत्री ने इसमें एक नई बात जोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम न्यूट्रल नहीं हैं। अब ये बात भारत का प्रधानमंत्री बोल सकता है या किसी देश का प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। इससे पहले का कोई प्रधानमंत्री, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, किसी में यह साहस भी नहीं हो सकता था कि वो बोले कि हम न्यूट्रल नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा हम शांति के साथ हैं, हमने अपना चुनाव कर लिया है, आप तय कीजिए आप किधर हैं। इसलिए उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो बड़ा दबाव था अमेरिका और यूरोप का कि भारत रूस से अपना नाता तोड़ ले, रूस की आलोचना करे, रूस से संबंध खत्म कर ले, जो सैंक्शंस लगे हैं रूस पर उसका पालन करे। भारत ने नहीं माना। आज स्थिति क्या है, भारत सऊदी अरेबिया को पीछे करके यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ये इसी युद्ध के दौरान हुआ। रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसको रिफाइन करके यूरोप में बेचा, और इसलिए बेच पाया कि हमारे पास जो दुनिया के 3-4 देश हैं उनमें भारत भी है जिसके पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है रिफाइनिंग की, ऑयल रिफाइनिंग की।
तो और जो जाहिर है कि कच्चा तेल खरीद कर वही बेच सकता है जो उसको रिफाइन कर सकता हो, जिसके पास उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी हो। तो चीन के पास है, जापान के पास है, अमेरिका के पास है, और उसके अलावा एक आध और देशों के पास है। बाकी भारत के पास जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसकी ताकत पूरी दुनिया ने ये रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देख लिया। यूरोप को मंदी और महंगाई की मार से बचा लिया भारत ने, रूस का तेल खरीदकर रिफाइन करके यूरोप को बेचकर। किसी यूरोपीय देश ने ऐतराज नहीं किया कि ये रूस का तेल है, हम नहीं लेंगे, हम ही ने तो सैंक्शन लगाया हुआ रूस पर। तो ये मोदी का ही कलेजा था और मोदी की ही नीति थी, उन्हीं की कूटनीति थी जिससे भारत को इतना बड़ा फायदा हुआ। क्यों हुआ? पॉडकास्ट में इसका भी जवाब दिया कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, अपने देश का हित सबसे पहले है। अब जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस लगाए थे, पहले ईरान पर पहले से लगा हुआ था मनमोहन सिंह के समय से, और रूस पर लगाया। मनमोहन सिंह ने उस समय जो है सैंक्शंस को मान लिया और ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। लेकिन मोदी के समय रूस पर सैंक्शन लगे, मोदी ने मानने से मना कर दिया। अब कल्पना कीजिए कि अगर हमने मान लिया होता उन सैंक्शंस को और रूस से कच्चा तेल न खरीदते, सस्ती दर तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव जो था उस पर भी न खरीदते, तो आज अपने देश में महंगाई का हाहाकार मच रहा होता। क्योंकि सबको मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। हमारी इकोनॉमी में आयात का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा हिस्सा जो खर्च होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर खर्च होता है। तो इसमें काफ़ी हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रूस से तेल खरीदा वो व्यापार रूपी और रूबल में, यानी दोनों देशों की करेंसी में भी किया, उसका भी फायदा मिला हमें। तो भारत में आज जो महंगाई दर आप देख रहे हैं इसका 8 गुना 10 गुना होती अगर भारत ने, मोदी ने मान लिया होता रूस पर जो सैंक्शंस लगे होते और अमेरिका यूरोप की बात मानकर रूस से तेल न खरीदते। तो पाकिस्तान संकट में है। पाकिस्तान के पास अपने लिए खाने को नहीं है और वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि हम फाइटर जेट्स और बाकी युद्ध तकनीकी का प्रशिक्षण बांग्लादेश की आर्मी को देंगे। तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का जो हाल हुआ है, ये मानकर चलिए कि ये आप नहीं कह सकते कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का कोई हाथ नहीं है। जिस तरह का पंगा उन्होंने मोदी से और भारत से लिया था उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है और आने वाले दिनों में और चुकानी पड़ेगी। तो ट्रूडो का मामला तो खत्म हो गया। जो जस्टिन ट्रूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि मैं फाइटर हूं, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागता, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसके कुछ घंटे बाद उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, सत्ता से बाहर होना पड़ा। और चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में। जिस तरह का माहौल है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक उनके लौटकर आने की कोई संभावना नहीं। तो ये तालिबान में जो हो रहा है, तालिबान के साथ भारत के जो संबंध है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान विरोधी जितने तत्व, जितने संगठन हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उन पर अंकुश लगाए। तालिबान ने साफ मना कर दिया है। तो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। अब देखिए, वही देश है जो भारत में आतंकवादी भेजता था और भेजता है, वो अब रो रहा है कि अफगानिस्तान, हमारे यहाँ जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, उन पर अंकुश लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जो बोया था वही पाकिस्तान काट रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत अगर पूरी तरह से दिवालिया वो नहीं हुआ है तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका और यूरोप अब भी उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन कब तक करते रहेंगे ये पता नहीं है। हालांकि भारत के लिए दोनों स्थितियां बड़ी खराब हैं। पाकिस्तान बहुत मजबूत हो जाए तो भी स्थिति खराब है, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपने लोगों पर, अपने देश के विकास पर नहीं, हथियारों पर खर्च करेगा। और पूरी तरह से कंगाल हो जाए तो फिर एक तरह से हमारे पड़ोस में इतना बड़ा बोझ हो जाएगा, जहां भुखमरी का शिकार होगा तो पलायन भी होगा। ये डर हमको बांग्लादेश में भी है। हम लोगों में जिन लोगों को लगता है कि भारत
और मोदी सरकार आखिर बांग्लादेश को चावल क्यों दे रही है, बांग्लादेश को ये सामान क्यों दिया जा रहा है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में भुखमरी की नौबत आए और वहां से भगदड़ शुरू हो और भागकर वो भारत की सीमा पर आए वहां के लोग, ये स्थिति ना आए, इसके लिए भारत के लिए ये जरूरी है कि उनको जो जरूरत का सामान है वो मिलता रहे। ये कूटनीति का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश से हम डर गए या डरते हैं या उनके सामने झुक गए। जो जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ है, आप कुछ समय तक इंतजार करते रहिए, उससे बुरी स्थिति मोहम्मद यूनुस की होने वाली है। कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, केवल 20 जनवरी का इंतजार कीजिए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन आप देखिए डीप स्टेट कैसा काम करता है, डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे काम करती है, ट्रंप के विरोधी कैसे काम करते हैं। जाते जाते भी आखिरी समय में भी उनको कन्विक्ट घोषित करवा दिया। बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि ऐसा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप क्यों चिंता करते हैं, हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं, हम आपको प्रोबेशन पर नहीं भेज रहे हैं, आप पर कोई फाइन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड में तो ये रहेगा कि कन्विक्टेड हैं। अब ये कहने को तो हो गया कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उसके बाद कन्विक्शन के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हालांकि इस फैसले से उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में कोई बाधा नहीं आने वाली है। लेकिन डीप स्टेट की ताकत का अंदाजा लगाइए आप। तो वो लोग जो डीप स्टेट की ताकत के भरोसे थे, उनका हश्र क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाइए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दो देशों का नंबर है अगला, और पूरी जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है 20 जनवरी के बाद। और अपने यहाँ वो जो तथाकथित किसान आंदोलन है, उसके बारे में बात करेंगे, किसी दूसरे दिन बात करेंगे कि उस पर क्या असर होने वाला है। अपने देश में जो सोरोस के पैसे पर पल रहे थे, उन लोगों का क्या होने वाला है। सोरोस और उनके साथियों का जो एजेंडा चला रहे थे, उनका क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।